गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग L3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग देख रहे हैं। और आज लास्ट क्लास होगा इस चीज़ का। उसके बाद मतलब चैप्टर 1 का लास्ट क्लास होगा, यूनिट 6 का चैप्टर 1। उसके बाद हम लोग यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें लास्ट क्लास तक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। पहले मैं लास्ट क्लास के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द लास्ट क्लास देन यू कैन आस्क। गुड मॉर्निंग प्रोनीता। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर नेम, बिकॉज अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें फील करना पड़ेगा यू आर ए डॉक्टर। और पूरा जान जीव लगा के अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हुए, हार्ड प्लस स्मार्ट, मतलब स्मार्ट स्टडी करते हुए बनना है। इसीलिए इफ पॉसिबल तुम लोग अपना नाम चेंज करो। और आज के बाद से जब मिलोगे, जैसे प्रोनीता उपाध्याय, योर नेम मस्ट बी डॉक्टर प्रोनीता उपाध्याय, तो ज़्यादा बेटर होगा और एक फीलिंग्स आएगा तो ज़्यादा पढ़ सकोगे। और हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें भी कुछ वैसा ही फीलिंग्स के साथ पढ़ेंगे और उसी ढंग का, मतलब ऐसा मॉडल्स होगा। मॉडल्स में भी 3D मॉडल का यूज करेंगे जो कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें दिखला रहा हूँ एक 3D मॉडल किस प्रकार का होता है, मैं तुम्हें ये दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल स्टूडेंट्स? क्या तुम लोग मुझे देख पा रहे हो? अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल सी दिस वन, दिख रहा है? ये इस तरीके का जो तुम्हें दिख रहा है, इस तरीके का जो मॉडल्स होता है इसे 3D मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, तुम लोग अभी तक में यूट्रस का जो फोटो देखे थे, ओवरी का जो फोटो देखे थे, उसमें से क्लियर नहीं होता था क्या है, लेकिन अब ये तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल्स, पहले तो तुम सोचते थे, देखो इसको अगर घुमा के देखो तो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द 3D मॉडल। अब पहले जो देखा करते थे तो बस लगता था कि सीधा होता है, बट इन रियलिटी ये सीधा नहीं होता। ये इस तरीके से इसे आगे पीछे जैसे मर्जी हो वैसे घुमा के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स दिस वन, यहां पर देखो, दिस वन इज अ यूट्रस जहां पर कि इन रियलिटी इम्प्लांटेशन होता है। दिस वन इज द ओवरी, दिस वन इज अ फिम्बरी, जो कि इस प्रकार से अटैच रहता है। तो ये है हमारा 3D मॉडल्स, जिससे कि विथ एनिमेशंस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को जो पढ़ेंगे विद द 3D मॉडल्स, जो कि पूरा भेजा को, पूरे दिमाग को पूरा क्लियर कर दे, कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रहे। अभी तक जो तुम लोग सोचते थे कि ये एकदम वर्टिकली होता है, ये देखो यहाँ पर एक एंगल पे ये झुका हुआ है ना? तो इसी तरीके का हम लोग अलग अलग मॉडल्स के साथ देखेंगे, ठीक है, जो कि हमें पढ़ने में काफी आसानी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, लेट अस मूव टू द अपर मेन पॉइंट्स, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। और ये है बारी हम लोगों का ये कलर ठीक रहेगा। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, और ये अभी जस्ट एक तरह से कहो कि ये ब्रीफ है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसे डिटेल में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स नेक्स्ट क्लास, मतलब कल से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ है। मैक्सिमम तुम लोगों में से मैक्सिमम जानते ही हो कि क्या होता है। मतलब आई एम BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, MSc इन जूलॉजी, B.Ed, M.Ed, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS, Government of Assam, NET 3 times qualified, SLET 1 time qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books published, and more than 12 research papers published in the international journals. Let us move. Today, our topic is sexual reproduction. So, let us move. ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? It is found in almost all the animals, plants and other life forms including fungi, bacteria and protists. जितना भी एनिमल्स है ऑलमोस्ट सभी में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फंजाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, प्रोटिस्ट में भी होता है।
ये क्या है, एक बाय पेरेंटल प्रोसेस है। इसमें दो पेरेंट्स हुआ करता है, एक होता है मेल प्लस दूसरा होता है फीमेल। इसके पहले मतलब लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि यूनिपेरेंटल था, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट है, लेकिन यहाँ पर दो पेरेंट होगा, मेल और फीमेल के इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। और मेल और फीमेल, मेल मेल गैमेट को प्रोडक्शन करेगा और फीमेल फीमेल गैमेट को प्रोडक्शन करेगा। और जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जो जर्म सेल्स होगा वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह एक्ट करेगा। तो जो मेल है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और जो फीमेल है वो ओवम या एग का फॉर्मेशन करेगा, और दोनों के बीच में फ्यूजन, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, और इस प्रकार से अलग अलग स्टेप्स होगा जिससे कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द जायगोट, जो कि अभी हम लोग देखे हैं, मतलब जायगोट बनने के लिए फर्टिलाइजेशन मस्ट है। डॉक्टर्स यहाँ पर एक एक एनिमेशंस, एक एक वीडियो ऐसा ऐसा देखेंगे कि A to Z हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, नीट का एक भी क्वेश्चन हमारे से छूटने ना पाएगा। During meiosis, haploid gametes are produced from diploid germ cells. Diploid germ cells, for example, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और ओवरी में ओवम या एग सेल का प्रोडक्शन होगा। अब यहां पर जो टेस्टिस में फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस, वो जो टेस्टिस का सेल्स है जहां पर कि बन रहा है वहां पर होता है कैसा सेल्स, 2n, डिप्लॉयड होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये 2n डिवाइड्स हो जाता है और n हो जाता है, ठीक है। और यही n अपना आगे चल के फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट का फॉर्मेशन करता है जो कि 2n होता है। सो मियोसिस, सिनगेमी एंड कंजुगेशन आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मियोसिस हुआ जहां पर कि 2n कन्वर्ट हो गया n में, उसका बाद सिनगेमी मतलब स्पर्म का और ओवम का फ्यूजन होगा, फिर क्या होगा, कंजुगेशंस भी होगा, और ये सारा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। जेनेटिक वेरिएशन एमंग द ऑफस्प्रिंग अलाउज द इवोल्यूशन टू प्रोसीड। अब यहां पर क्या है कि जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होगा, बिकॉज दो अलग अलग इंडिविजुअल है, मेल अलग है फीमेल अलग है, दोनों का गैमेट आपस में फ्यूज किया तो डेफिनेटली दो अलग अलग कैरेक्टर्स आया, और अलग अलग कैरेक्टर्स एक न्यू कैरेक्टर्स का जनरेट करेगा, जो इवोल्यूशनरी वे अगर देखते हैं, इवोल्यूशनरी तरीके से देखते हैं तो वहां पर इवोल्यूशन होगा, बोले तो कुछ वेरिएशन होगा जो कि आगे चल के इवोल्यूशन को क्रिएट करता है, न्यू कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। प्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग लेस रैपिडली, इसका क्या मतलब है, हम लोग देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, बोले तो रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग काफी स्लो होता है डेवलपमेंट। क्यों काफी स्लो होता है, बिकॉज यहां पर वेरिएशंस क्रिएट करना होता है, कई सारा चेंजिंग होना होता है, यहां पर दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, दो अलग अलग इंडिविजुअल, एक मेल और एक फीमेल इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है इसमें काफी कंजप्शन है एनर्जी का, काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए यहां पर ग्रोथ भी कम है। प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में क्या था कि नो नीड ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, बट हियर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इज रिक्वायर्ड, और ये भी कंपल्सरी रूप से प्रोमिनेंट होगा, जो कि प्रत्येक जीव जंतु में ये होता है। फॉर एग्जाम्पल्स तुम लोग को अभी जो दिखलाए थे, दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तुम लोग जस्ट कुछ देर पहले देखे हो, राइट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूट्रस है जहां पर कि इंप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगा, राइट, देख रहे हो। और यहां पर भेजिना है, ओवरी है, फिमरी है, जहां से कि ये जाता है, इसे हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे। दिस वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ कमिंग टू द, अगर तुम लोग इसी में दूसरा जाते हो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर कि ये स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस होता है, जहां पर कि प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। दिस इज द इंटायर 3D मॉडल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल्स दिस वन इज द पेनिस, दिस वन इज द स्क्रोटम या एपिग्लॉटिस हम लोग कह सकते हैं।
अलग अलग पोर्शंस है जिसे कि हम लोग डिटेल में आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वहां पर ये सभी चीज को हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से एक एक पोर्शंस को पूरा का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म मतलब मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। दिस वन इज द प्लेस जहाँ पर कि स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारा चीज होता है। फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये पास आउट होता है। दिस वन इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, यू कैन सी प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन होता है। ओके, लेट अस मूव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और तो मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन यहाँ पर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। प्रोमिनेंटली बोले तो अलग अलग मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सारा चीज का किसी भी चीज का जरूरत नहीं है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस वन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग अलग इवेंट्स होता है। क्या क्या होता है? नंबर वन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का कुछ घटनाएं हुआ करता है। फॉर एग्जांपल्स स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद oogenesis के द्वारा ओवम या एग सेल का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फर्टिलाइजेशन होगा, बोले तो एग एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा? जैसे जायगोट का प्रोडक्शन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, जायगोट के बाद मोरूला का फॉर्मेशन होगा। हम लोग ये सारा स्टेप्स को वन बाय वन करके डिटेल में देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है हमारा जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जस्ट ए मिनट, हमारा जायगोट बना, जायगोट के बाद मोरूला, मोरूला के बाद गेस्टुला, इस तरीके से अलग अलग। उसके बाद फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, अलग अलग ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, तो यहां पर तुम स्लाइड देख रहे हो, ये एक ओरिजिनल स्लाइड है स्पर्म सेल्स का। देखो कितना स्पीड में मोटिलिटी पाया जाता है, दिख रहा है सभी को स्टूडेंट्स? तो डॉक्टर्स सी हियर, दिस इज द स्पर्म सेल्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस। और ये जो स्पर्म सेल्स है काफी मोटाइल होता है, और जो ओवम होता है वो मोटाइल नहीं होता, बहुत बड़ा साइज का होता है। और मंथली मतलब एक मंथ में एवरेज 28 डेज का जो पीरियड्स होता है उसमें सिर्फ एक ओवम या एक सेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि मिलियंस ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हें पता है कि कोई एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है एग को या ओवम को, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेथ हो जाता है सभी स्पर्म का। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अगर हम बोलते हैं तो उसमें होता है क्या? गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस, उसके बाद क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफर होगा। गैमीट का ट्रांसफर मतलब जैसे कि मेल के द्वारा स्पर्म ट्रांसफर हो जाएगा वेजिना में, उसका तो वहां से ये मूव करता हुआ जाएगा और ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो पहले गैमीटोजेनेसिस बोले तो ओवम और स्पर्म का प्रोडक्शन, उसके बाद गैमीट ट्रांसफर, और उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं तो गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस में क्या क्या शामिल है? दो चीज शामिल है, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis में क्या होगा? oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन होगा और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और आगे का फेज क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर ये सारा डिटेल को गैमीटोजेनेसिस, oogenesis, जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा स्टेजेस को डिटेल में देखना है स्टूडेंट्स, राइट? तो गैमीटोजेनेसिस इंक्लूड्स oogenesis एज वेल एज स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये दोनों फेज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब गैमीटोजेनेसिस में मेल गैमीट, oogenesis में ओवम का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफर होगा। और ये सबका सब हम जो देख रहे हैं अभी ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, राइट? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो यहां पर मेल का, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी बात करें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का योगदान ऑलमोस्ट नो कह सकते हो, बिकॉज मेल का काम क्या है? सिंपली स्पर्म ट्रांसफर कर देना। उसके बाद का चीज जो है जैसे इम्प्लांटेशन, फिर 9 महीना तक उसको होल्ड करना, ग्रोथ करना, जिसमें कि खाना पीना, इवन एक्सक्रीशन, जितना भी चीज होता है बच्चे का वो मदर के अंदर यूट्रस में होता है। तो मेल का काम सिंपली ट्रांसफर कर देना स्पर्म को, फिर ये स्पर्म को कैरी करना, फर्टिलाइजेशन करना और
इवन पार्चुरेशन के बाद, बेबी का बर्थ के बाद का भी जो आगे का जो रियरिंग प्रोसेस है उसमें भी फीमेल्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल का लगभग नहीं। तो इसीलिए काफ़ी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्मेशन होने से काफ़ी खामियां या हानि पहुंचा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्शन में। लेकिन ये ग्रोथ का, इवोल्यूशन का सिंबल है और ये जरूरी था डेवलप करना ताकि वेरिएशंस हो सके, डाइवर्स सिचुएशन में एडेप्ट कर सके, और इसीलिए इवोल्यूशन जरूरी था। सो गैमेट ट्रांसफर में क्या, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही केस होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट इमोटाइल होता है या स्टेशनरी होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में भी ऐसा सिचुएशन है, मेल गैमेट बोले तो इस पर वो काफी मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, बस साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल गैमेट, जो कि हम लोग ओवम कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू वाटर। जो एक्वेटिक प्लांट्स होता है, अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जिससे कि ट्रांसफर होता है गैमेट का, मतलब स्पर्म का फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट की बात करें, पर्टिकुलरली एक्वेटिक प्लांट की बात करें, तो वहां पर जो मेल गैमेट है ट्रांसफर फीमेल गैमेट तक कैसे होता है, वाटर के थ्रू एक्वेटिक प्लांट्स में। और जो नॉन एक्वेटिक है, बोले तो टेरेस्ट्रियल है, तो उसमें अलग अलग प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप किया गया है नेचर के द्वारा मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाने के लिए, जिसे कि हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। और ये इसी यूनिट का, मतलब यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, मेल गैमेट एनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जिसमें इसका ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर के टाइम में, ट्रांसपोर्ट के टाइम में मिलियंस ऑफ मेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है, तो मिलियंस ऑफ मेल गैमेट का डेथ भी होता है। बिकॉज इन रियलिटी ये ओवम या एग तक सिर्फ कुछ पहुंच पाता है। एंड लास्टली फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व तो सिर्फ एक ही गैमेट होता है। जैसे अगर ह्यूमन की भी बात करते हैं तो सिर्फ एक ही मेल गैमेट, बोले तो एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो कि ओवम तक पहुंचता है और फर्टिलाइज कर पाता है। पहुंचता है मिलियंस में, डिपोजिशन होता है फीमेल के बॉडी के अंदर, जबकि ये पहुंचता है कुछ मुश्किल से 100-200 के आसपास पहुंचता है, और फर्टिलाइज करने में सक्सेस हो पाता ओनली वन स्पर्म विद द वन ओवम। तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस को, दूरी लॉन्ग डिस्टेंस को तय करना है, इतना लॉन्ग जर्नी को ट्रेवल करना है, जबकि स्पर्म के पास अपना कुछ भी नहीं है, एनर्जी नहीं है जो कितना तक सस्टेन कर सके। और इसी ट्रांसफर के प्रोसेस में सारा का सारा स्पर्म मर जाता है एक्सेप्ट वन, जो कि सक्सेस होता है फर्टिलाइज करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब आता है कि जब ट्रांसफर हो गया तो क्या प्रोसेस आएगा, फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगेमी, जो कि यहां पर तुम लोग देख रहे हो। यहां पर ये बड़ा सा साइज जो दिख रहा है, दिस इज द ओवम, और जिसमें कि बहुत सारे स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म डिपोजिट हुआ था फीमेल बॉडी में, जाता है मुश्किल से 100-200, और फर्टिलाइज करने में सक्सेस हो पाता है ओनली वन स्पर्म। सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो कि फर्टिलाइज करने में कैपेबल हो पाता है, और जिसे हम लोग सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट। यहां पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है दो गैमीट का, एक मेल का और एक फीमेल का। यहां पर एक टर्म यूज है डिफरेंट पेरेंट्स और फ्रॉम द सेम पेरेंट। ये क्या इसका मतलब है, जो एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है वहां पर पेरेंट्स अलग अलग होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। लेकिन जो लोअर एनिमल्स है या प्लांट्स है, कई सारा केस आता है हर्माफ्रोडाइट का, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है। तो जाहिर सी बात है एक ही प्लांट में या एक ही एनिमल्स में मेल फीमेल दोनों है, तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फॉर्मेशन उसी प्लांट में होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। सो यहां पर बोल रहे हैं सेम पेरेंट्स, मतलब डिफरेंट और सेम पेरेंट्स। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल डिप्लॉयड जायगोट। और इसका रिजल्ट क्या होता है फ्यूजन का, सिंगल सेल डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जैसे कि ये ओवम है और ये स्पर्म है, मतलब एक ओवम और एक स्पर्म फर्टिलाइज किया, और ये भी एन है और ये भी एन है, हैप्लॉइड दोनों है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक जायगोट का फॉर्मेशन कर देता है जो कि 2n है। यही आगे चल के
न्यू यंग वन या बेबी का फॉर्मेशन करता है। ये सारा डिटेल हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यहां पर एक देख रहे हो वीडियो यहां पे है, ये है टोड, जिसे कि या फ्रॉग हम लोग कहते हैं, फ्रॉग कहो या टोड कहो। तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन का टाइप है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पर कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन होता है। अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर बाहर में हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग या टॉड, जो यहां पर देख रहे हो क्लोएका से, क्लोएकल सिस्टम कहते हैं इसमें, क्योंकि यहां पर यूरिन, एक्सक्रीटा और एग सारा को बाहर आने का ओपनिंग सेम होता है, इसीलिए इसके लिए टर्म अलग से यूज होता है क्लोएका। तो इसी क्लोएकल सिस्टम से, क्लोएका से बाहर निकल रहा है मिलियन लाखों की संख्या में यहां पर निकलता है एग भी, और लाखों की संख्या में मेल के द्वारा स्पर्म भी रिलीज होता है उसी वाटर में, और बाहर में मतलब वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग के केस में, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग कहेंगे। लेकिन वही अगर हायर एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बिकॉज स्पर्म इज डिपोजिटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, सो यहां पर केस देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, यहां पर है क्या हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये देख रहे हो, इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी, ऑलरेडी जो कि हम लोग देख चुके हैं, इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज इन वाटर, फॉर एग्जांपल्स मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स like majority of algae, cnidarians, many fishes and amphibians, in all these cases fertilization is external। ये सभी केसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल्स मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्टाइल्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और हम लोग अगर मैमल्स की बात करें इंक्लूडिंग अस तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मेल गेमिट का और फीमेल गेमिट का, तो यहां पर ओवम का फॉर्मेशन हो गया, जैसे मेल गेमिट का और फीमेल गेमिट का, मेल में क्या है स्पर्म और फीमेल का ओवम या एग, ये जब फर्टिलाइज करता है तो जो फाइनल रिजल्ट बनता है वही कहलाता है जायगोट। जब जायगोट का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद का प्रोसेस होता है एम्ब्रायोजेनेसिस, जहां पर कि मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला एंड लास्टली 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे चल के न्यू यंग वन या बेबी का प्रोडक्शन करता है, जो कि यहां पर देख रहे हो तुम लोग। इसे हम लोग डिटेल में आगे चल के आने वाला है। तो जायगोट में क्या होता है, जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। तो जायगोट जो हुआ है एक तरह से कनेक्टिंग लिंक कह सकते हैं, वाइटल लिंक है, क्योंकि यहां पर जैसे देख लो ये है ओवम और ये है स्पर्म, दोनों, ये भी एन है ये भी एन है, ये दोनों फ्यूज करता है, ये पेरेंट से आया है, ये फीमेल पेरेंट से और ये मेल पेरेंट से जायगोट का फॉर्मेशन किया, और ये एक न्यू इंडिविजुअल या न्यू यंग वन का फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द लिंक, वाइटल लिंक, जो कि दो अलग अलग जनरेशन को जोड़ता है, ऑफस्प्रिंग और पेरेंट को जोड़ता है। तो यहां पर देख लो एक ब्यूटीफुल फिगर है जो कि तुम लोग देख सकते हो, एग है, स्पर्म है, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करता है, जो कि कहलाता है जायगोट। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स लाइफ एज ए सिंगल सेल्स द जायगोट, चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पर लाइफ एक सिंगल सेल जायगोट से ही स्टार्ट होता है, जो कि लाइफ न्यू जनरेशन का या यंग वन का जो है, ये जैसे जायगोट है, ये जायगोट है, यही एक न्यू जनरेशन का नींव रखाता है यहीं से। क्लियर? नाउ कमिंग टू द एम्ब्रायोजेनेसिस। अब ये एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, तो जो बताया जब जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तब उसके आगे का स्टेप जाना है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। याद रखना है इस बात को कि क्या होगा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। जैसे जायगोट यहां पर देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गेस्टुला, ये सारा का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारा जो स्टेप्स है
ये सभी स्टेप्स को हम लोग आगे चल के पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो स्टेप्स है इसे ही हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। सो ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जायगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पर एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, मतलब वन सिंगल सेल जायगोट से जो मल्टी सेल्यूलर ह्यूग एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो फॉर्मेशन होता है ये किसके द्वारा था, माइटोटिक सेल डिवीजन से और सेल डिफरेंशिएशन से। नाउ कमिंग टू द एम्ब्रायोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू, मतलब अगर हम लोग जायगोट के डेवलपमेंट ऑफ जायगोट के आधार पर अगर करते हैं तो कुछ कैटेगरीज में कर सकते हैं डिवाइड पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स को। नंबर 1 ओविपेरस, मतलब जो वैसा ऑर्गेनिजम्स या वैसा एनिमल्स जो कि एग ले करता है, फॉर एग्जाम्पल हेन, कॉक, पिकॉक एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। उसका दूसरा होता है विविपेरस। विविपेरस में वैसा एनिमल्स इंक्लूडेड है, वैसा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है जो कि डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देता है, डायरेक्टली वो बच्चे को ही जन्म देता है, उसे हम लोग विविपेरस कहते हैं। लेकिन कुछ थर्ड टाइप भी होता है जिसे हम लोग ओवोविविपेरस कहते हैं, मतलब जो इन दोनों के बीच में आता है, दोनों की कैरेक्टर उसमें पाया जाता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। एनिमल्स दैट प्रोड्यूसेस एग दैट मैच्योर एंड हैच आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ओविपेरस। मतलब एग देने के बाद जब बच्चा बाहर में निकलता है, शरीर से बाहर में निकलता है, उसे हम लोग ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे। ले आइदर फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, तो ऐसा एनिमल्स फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज दोनों प्रकार का एग ले करता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। अगर हम लोग हेन की बात करते हैं, मुर्गियों की बात करते हैं, तो अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वैसे एग से बच्चा निकलता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो हम लोग अभी एग खाते हैं वो केमिकली डेवलप, एक तरह से कह सकते हैं बायोलॉजिकली डेवलप किया जाता है, जो जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बस एग होता है, उससे बच्चा नहीं निकलेगा। बच्चा उसी एग से निकलेगा मुर्गी का जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता है। उसका बाद में अंडरगो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो ओविपेरस एनिमल्स होता है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बर्ड्स की बात करते हैं, मतलब चिड़िया वगैरह की बात करते हैं, मुर्गी की बात करते हैं, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। लेकिन वही अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं, जैसे कि फ्रॉग की बात बोले, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एग फीमेल्स ने लेकर दिया, ले डाउन हो गया पानी में, फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो रहा है, पानी में हो रहा है, बोले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट अकर्स आउटसाइड द फीमेल। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फीमेल फीटस है या जायगोट है वो बाहर में, फीमेल के बॉडी के बाहर में फॉर्मेशन होता है, बच्चे का भी फॉर्मेशन बाहर में होता है। अरे भैया मुर्गी का बच्चा तो बाहर में ही होता है ना, क्योंकि अंडा तो पहले बाहर आ गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द विविपेरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू डेवलप्ड लाइफ यंग इंडिविजुअल्स। मतलब जो डेवलप लाइफ, जीवित इंडिविजुअल्स को जन्म देता है डायरेक्टली, उसे ही हम लोग विविपेरस एनिमल्स कहेंगे। और ये क्या होगा, गिव बर्थ टू यंग इंडिविजुअल्स, ये यंग इंडिविजुअल्स को जन्म देता है अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो विविपेरस एनिमल्स होता है उसमें डेफिनेटली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, जबकि ओविपेरस में क्या बोले, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, जबकि इसमें जब भी होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट अकर्स इनसाइड द फीमेल। तो डॉक्टर्स, अगर तुम बोर्ड की एग्जाम जब दोगे 12th की, तो वहां पर तुम्हें डिफरेंस बिटवीन द ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स आ सकता है, तो इसे भी एक बार तुम लोग अच्छे तरीके से देखना। यहाँ पर जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर तुम्हें ये सारा चीज का पीडीएफ डायरेक्टली तुम्हें शाम तक में, ये जो क्लास है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तुम उसमें शामिल हो सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका पीडीएफ फॉर्म दिया जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स, द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द योक। जो ओविपेरस एनिमल्स होता है उसमें योक सेल जो होता है उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, योक सेल्स मतलब एग के अंदर में जो प्रेजेंट होता है। जबकि विविपेरस की बात करते हैं तो द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर, मतलब यहाँ पर प्लासेंटा से अटैच होता है फीमेल बॉडी के द्वारा, फीमेल बॉडी से अटैच होता है एनिमल्स, और वहीं से उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है न्यू यंग वंस की। मतलब जो डेवलपिंग बच्चा हुआ करता है, डेवलपिंग बेबी होता है, उसको मदर से मिलता है पूरा का पूरा। द चांस ऑफ सर्वाइवल आर लेस,
क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी, तो इसीलिए ओविपेरस एनिमल जितना भी देखोगे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एग प्रोड्यूस होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ न्यू यंग वंस डेवलप होता है। बिकॉज जैसे कि अगर फ्रॉग की ही बात करते हैं तो बहुत सारा तो ऐसे ही एक बर्बाद हो जाता है, बच्चे मर जाया करता है ना। अगर हम लोग मुर्गियों की भी बात करते हैं तो बहुत सारा मर जाता है, जबकि जो विविपेरस एनिमल्स है यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया, बाइपिटल लोकोमोशन, मतलब यहाँ पर काफी चेंजिंग हुआ है और इसीलिए यहाँ पर सर्वाइवल की चांसेस ज्यादा होता है। बिकॉज यहाँ पर जो पेरेंट होता है वो अपने यंग वंस का प्रोटेक्शन करता है, यंग वन को अच्छे से पालता पोसता है, और इसीलिए यहाँ पर डेवलपमेंट भी कम है, बिकॉज सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होता है और ओविपेरस में सर्वाइवल कम होता है। फॉर एग्जाम्पल्स ओविपेरस का बर्ड्स, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मोस्ट फिशेस, इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, और विविपेरस में ऑल mammals. Okay, now coming to the oviparous animals in ovoviviparous. अब हम लोग देखते हैं ओवोविविपेरस, जो कि ओविपेरस और विविपेरस दोनों होता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल तुम लोग पहचानते होगे, इसको पहचान रहे क्या है ये? बहुत लोग देखे भी होगे, नाम बताओ इसका, क्या नाम है इसका? एनीवन? प्रोनीता उपाध्याय तुम ही बता दो क्या है ये? बता दो भाई जल्दी से। अरे बिच्छू है, बिच्छू। अच्छा, हो सकता है तुम लोग नहीं देखे होगे, लेकिन मुझे तो देखने के लिए अक्सर मिलता था। ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा होता है, और मुझे एक बार काटा भी था, इस उंगली में काट लिया था, इस जगह पे अभी भी इसका काला सा दाग पड़ गया है मेरा। तो मेरे उंगली में डंक मार दिया था, एक्चुअली कि गलती मेरी थी कि मैं उसके ऊपर हाथ रख दिया था अंधेरे में। मैं देखा नहीं था, बस उसके ऊपर हाथ रख दिया और वो डायरेक्टली उसको डाल दिया मेरे फिंगर के अंदर। ये जो पोर्शंस देख रहे हैं ना, यही पोर्शंस से वो पॉइजन डालता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म वही है, तो मेरे उंगली में डाल दिया था। बाय द वे, तो अभी ये जो होता है ओवोविविपेरस एनिमल्स होता है। यहाँ पर एग का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन ये एग का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही रह जाता है। कब तक? जब तक कि उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस या ऑफस्प्रिंग ना हो जाए। दिस प्रोड्यूसेस एग, बट इंस्टीड ऑफ लेइंग द एग्स डेवलप, मतलब एग बाहर में देने के बजाय अंदर में ही एग से यंग वन का डेवलपमेंट होता है। द एग हैचेज विद इन द मदर्स बॉडी। अब एग से जो बच्चा है वो मदर बॉडी के अंदर ही निकल जाता है। इम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम योक स्टोर्ड इन एग, और योक एग में जो योक स्टोर्ड है उसी से न्यूट्रिशन लेता है। बोले तो उसमें प्लासेंटा नहीं होता, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या हायर एनिमल्स में होता है। तो इसका और एग्जांपल्स क्या है? जैसे शार्क हो गया, सच एज द बास्किंग शार्क, और स्कॉर्पियंस। शार्क और स्कॉर्पियंस, बिच्छू, ये दोनों में ओवोविविपेरस होता है। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आगे का स्टेप्स हम लोग देखते हैं। क्लीवेज ऑफ जायगोट। तो क्लीवेज ऑफ जायगोट, जैसे कि जायगोट का फॉर्मेशन तो हो गया अपना, ठीक है, जायगोट बन गया। अब उसमें क्लीवेज होता है, तो क्लीवेज हुआ तो 8 सेल स्टेज बनता है, और क्लीवेज होगा, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। मतलब पहले जैसे जायगोट है, ओके, जायगोट से मोरूला का फॉर्मेशन हुआ, मोरूला से ब्लास्टुला का होगा फॉर्मेशन, ब्लास्टुला फिर से उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला होगा, और गैस्टुला से फिर मतलब प्रोसेस कहलाएगा गैस्टुलेशन, और गैस्टुलेशन से ही अलग स्टेप का फॉर्मेशन होगा, और 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। ये 3 जर्म लेयर्स में अलग अलग लेयर्स अलग अलग चीज का फॉर्मेशन करता है। तो जायगोट, ये सारा चीज जो क्लीवेज, ब्लास्टुला, मतलब मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, 3 जर्म्स लेयर्स, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सब का सब फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। यहां पर देख रहे हैं इट इज अटैचमेंट। तो इम्प्लांटेशन मेन रूप से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फीमेल बॉडी में वेजिना में स्पर्म मेल के द्वारा डिपॉजिट कर दिया गया, अब वो ट्रांसफर होता है और वो मूव करता हुआ ऊपर की ओर जाता है, और एम्पुला रीजन में, एम्पुला में जाके मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज कर जाता है, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं। और उसके बाद फिर से ये बैक आता है यूट्रस में, और यूट्रस का जो वाल होता है वहां पर इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहता है, राइट। ये सब चीज डिटेल में, मोर डिटेल में हम लोग जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे
ये आज के बाद से रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जो कि हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो तो इम्प्लांटेशन क्या होगा? इट इज अटैचमेंट और इम्बेडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विथ वॉल ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस के वॉल में ये सेट कर जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म्ड। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होते रहता है। नाउ कमिंग टू द गैस्ट्रुलेशन, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म्स लेयर्स। तो गैस्ट्रुलेशन, इसके पहले ब्लास्टुलेशन से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ, अब गैस्ट्रुलेशन से 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? जैसे कि ब्लास्टुला हो गया ये अपना, ब्लास्टुला में फिर से और रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स होता है, और ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये इस तरीके से कैसे ये सारा प्रोसेस डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद जब ब्लास्टुलेशन गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो गया, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया, अब होगा जाके हम लोग का ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म्स लेयर। जो 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ, उससे अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। फॉर एग्जाम्पल इंडोडर्म, जो इंटरनल लेयर्स होता है, इसे डिटेल में देख लेना, इससे घिसा पीटा टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। ये काफी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज जो बोर्ड का एग्जाम होता है, चाहे असम बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इससे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से आता ही है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए, लॉन्ग क्वेश्चन में आए या शॉर्ट क्वेश्चन में आए, ये हमेशा रहता है। और मेडिकल नीट का एग्जाम का जो भी क्वेश्चन सेट होता है, ये तो रहता ही है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस लेयर से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ये अपने को जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंडोडर्म, जो इंटरनल लेयर को इंडोडर्म हम लोग कहते हैं, इससे लंग सेल जिसको एल्वेलर सेल्स का फॉर्मेशन, थायराइड सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स जिसमें कि पेनक्रिएटिक सेल से फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग मेसोडर्म की अगर बात करते हैं तो कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल्स, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ द किडनी, रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स इन गट, ये सब का होता है मेसोडर्म से फॉर्मेशन। और एक्टोडर्म से क्या क्या होता है? स्किन ऑफ द एपिडर्मिस, ये सब जो हमारा स्किन है, ये होता है न्यूरॉन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो न्यूरॉन है वो भी एक्टोडर्म से ही होता है। और पिगमेंट सेल, ये भी हमारा एक्टोडर्म से ही फॉर्मेशन होता है। नाउ कमिंग टू द पार्चुरेशन, ये सब का सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। अब पार्चुरेशन जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया बच्चे का फीमेल बॉडी के अंदर, तो अगला प्रोसेस होता है क्या? वो शरीर से बाहर आना। और आगे चल के जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो बता दूं डॉक्टर्स की, अब ये बच्चा का कब जन्म होना है, कब डिलीवरी होना है, ये कौन डिसाइड करता है? मदर डिसाइड करती है। ऐसे अभी के टाइम में जो सर्जरी के द्वारा होता है, आगे चल के हम लोग ये किस तरीके से सर्जरी के द्वारा चाइल्ड बर्थ होता है, पार्चुरेशन होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग सी सेक्शन कहते हैं। ये एक मेजर ऑपरेशन के द्वारा होता है, तो उसमें तो खैर डॉक्टर डिसाइड करता है और मदर एंड फादर भी डिसाइड करता है। बट जो नेचुरल मेथड होता है कि कब बच्चे को बाहर आना है नेचुरली, जो कि नेचर ने बनाया है, ये जो सी सेक्शन वगैरह जो होता है सर्जरी के द्वारा जो होता है, इसमें तो ये अगेंस्ट द नेचर है। ये अभी तो डॉक्टर्स लोग कई सारा मूवी वगैरह भी देखते होंगे, डॉक्टर्स भी इसे ही ज़्यादा प्रीफर करता है कई सारा कारण के कारण। लेकिन ये जो हुआ है ना, एबनॉर्मल केस में, इन रेयर केसेस में सी सेक्शन के द्वारा पार्चुरेशन होने का है, चाइल्ड बर्थ होने का है। लेकिन अभी डॉक्टर लोग उसी को प्रीफर करता है, बिकॉज मोर मनी, ज़्यादा पैसा आने वाला है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है उसके बावजूद भी यही। लेकिन नेचुरली अगर बाहर आने की बात बोलते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? माँ डिसाइड करती है, या बच्चा डिसाइड करता है, या दोनों डिसाइड करता है, या भगवान डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है, क्या प्रोसेस है, ये सब हम लोग आगे देखें। तो पार्चुरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे ही हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। सो अब आते हैं मेमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेमेल रिप्रोडक्शन साइकिल 2 प्रकार का, इसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो 2 प्रकार का साइकिल होता है, एक होता है स्ट्रेस साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो स्ट्रेस साइकिल क्या होता है? द स्ट्रेस साइकिल ऑल्सो known as oestrus cycle or derived from the Latin oestrus meaning sexual desire। oestrus का मतलब होता है sexual desire। तो पहले के समय में यह माना जाता था कि उसी समय sexual desire होता है, खास करके जानवरों में जैसे होता है ना, उसको हीट पीरियड कहते हैं। जिसके यहाँ जानवर होगा, गाय वगैरह, गोरू, कौ, बुफेलो, देखते होगे कि उसमें जिस समय उसका हीट पीरियड होता है वो काफी चिल्लाती है, उसी समय
फीमेल रेडी होती है स्पर्म लेने के लिए, बोले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सिर्फ उसी टाइम में जिसमें उसका साइकिल कंप्लीट होता है, उसी समय फीमेल रेडी होती है, इसी समय वो काफ़ी चिल्लाते वगैरह रहती है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेस साइकिल की बात करते हैं, फीमेल मतलब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, प्राइमेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर वैसी बात नहीं होती, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो जिसमें स्ट्रेस साइकिल होता है, एक पार्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम में वो रेडी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। जबकि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ऑल टाइम यहाँ पर रेडी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। इसका कई सारा रीजंस है। अगर हम लोग इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों में कोई भी फैमिली सिस्टम नहीं है, परिवार का कोई सिस्टम वहाँ पर डेवलप नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फैमिली का सिस्टम है, परिवार होता है यहाँ पे। और इसके लिए क्या होता है, अब जैसे कि मेल में कोई भी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना स्ट्रेस साइकिल होता है, मेल इज ऑलवेज रेडी फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर यहाँ पर अगर इमोशनली अटैचमेंट चाहिए, और दूसरी चीज ये भी है कि ह्यूमन बींग्स का जो हुआ, मतलब जैसे जैसे ग्रोथ हुआ तो फ्रंटल इंटरकोर्स हुआ, सामने से इंटरकोर्स होता है। जबकि नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं या जानवरों की बात करते हैं तो वहां पर बैक साइड से इंटरकोर्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसका भी कई सारे, सामने फेसिंग होने से इमोशनल अटैचमेंट, कई प्रकार का अटैचमेंट होता है, और हमेशा ऑलवेज, बिकॉज मेल इज ऑलवेज रेडी फॉर द सेक्स। जबकि फीमेल में अगर ऐसा हो जैसे जानवरों में होता है तो एक फैमिली का सिस्टम नहीं होता, मेल इधर उधर घूमते रहता। तो उस सभी चीज को रोकने के लिए, फैमिली का कॉन्सेप्ट आने के लिए फ्रंटल सेक्स एंड ऑलवेज रेडी फॉर द सेक्स का सिस्टम डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ इवोल्यूशनरी पीरियड के टाइम में। ठीक है। सो द स्ट्रेस साइकिल में हम लोग देखते हैं कंप्राइजेज द रिकरिंग साइकोलॉजिकल चेंज दैट आर इंड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स इन द मोस्ट मेमेलियन फीमेल्स। तो ये जो स्ट्रेस साइकिल होता है ये मेमेलियन फीमेल्स में डेवलप होता है, और ये एक पार्टिकुलर डेज का साइक्लिक फॉर्म में होता है। और ये किसके द्वारा इंड्यूस होता है, हॉर्मोन्स के द्वारा इंड्यूस्ड होता है। One difference is that animals that have stress cycles reabsorb the endometrium of conception does not occur during that cycle। तो स्ट्रेस साइकिल जिसमें होता है उसमें क्या होता है कि अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो जो भी चीज बना था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, प्रत्येक मंथ में वो रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन स्ट्रेस साइकिल के केस में ऐसा नहीं होता, वहां पर फीमेल बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो बाहर नहीं निकलता। Animals that have menstrual cycles shed the endometrium through menstruation instead। और क्या होता है menstrual cycle में, फीमेल बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। Now stress cycle में, in species with stress cycle females are sexually active during the stress phase of their cycle, that is ovulation period। यहाँ पर sexually active सिर्फ ovulation period में ही होता है, जो कि अभी तुम लोग को बताया। This is also referred to as being in heat, जिसे heat period कहते हैं। ये सारा चीज का पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा डॉक्टर्स। इन कंट्रास्ट फीमेल्स ऑफ स्पीसीज विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कैन बी सेक्सुअली एक्टिव एट एनी टाइम इन देयर साइकिल इवन व्हेन दे आर नॉट अबाउट टू ओवुलेट। तो फीमेल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल के किसी भी टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें होता है वो रेडी होता है, भले ही उसका वो ओवुलेशन पीरियड ना हो। नाउ कमिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मेंस्ट्रुअल साइकिल is the regular natural change that occurs in the body। ये रेगुलर चेंज जो बॉडी में होता है, रेगुलर मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के बाद वो जो रिपीट होता है, इसे ही हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये भी हम लोग ज्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेसिफिकली द यूट्रस एंड ओवरीज दैट मेक्स प्रेगनेंसी पॉसिबल। ये फिर मतलब यूट्रस और ओवरीज जो होता है यही प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल बनाता है और यही पॉसिबल बनाता है। मेनार्क इज बिगिनिंग ऑफ द साइकिल एंड मेनोपॉज इज द टर्मिनेशन ऑफ द साइकिल। जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे मिनार्क कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है AIPMT में, मतलब नीट के पहले इसका नाम AIPMT था, जो कि CBSE के द्वारा कंडक्ट किया जाता था। तो इससे क्वेश्चंस आया हुआ है। कई सारे स्टेट बोर्ड पहले अलग अलग हुआ करता तो उसमें भी एक से क्वेश्चन। तो बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्क एंड क्लोजिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज कहते हैं। जो स्टार्ट होता है वो नॉर्मली 10 से 12 साल के एज में, अभी प्रेजेंटली हम बोल रहे हैं 10 से 12 साल के एज में स्टार्ट हो जाता है। और जो मेनोपॉज होता है 45 से 50 साल के उम्र में ये ऑटोमेटिक मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है।
जबकि मेल में ऐसा बात नहीं है, मेल में स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस चलते रहता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होते रहता है। अब सवाल आता है कि फीमेल में पहला नंबर तो नंबर ऑफ एग का प्रोडक्शन कम हुआ, फिर ये मेनोपॉज क्यों होता है? तो बिकॉज यहाँ जो वुमेन में रिप्रोडक्शन होता है, बच्चों का जो फॉर्मेशन होना है, बच्चे को जो जन्म देना है, उसमें मेल का कोई योगदान नहीं, एक तरह से कहें ऑलमोस्ट नो। क्या काम है? सिंपली स्पर्म दे देना, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसका इम्प्लांटेशन, फिर 9 महीना पेट में रखना, फिर उसको खिलाना पिलाना, फिर जन्म के बाद भी उसका पालन पोषण करना, ये सारा का सारा फीमेल के अंडर में आता है। अगर हम जैसे होल्ड करना है, 1 से 1.5-2 किलो बच्चे को पेट में रखना है, 9 महीना तक होल्ड करना है, बच्चे जो खा रहा है अंदर में क्या खा रहा है? ब्लड के थ्रू प्लासेंटा से कनेक्टेड है, मदर के द्वारा जो ब्लड से एनर्जी होता है वही है, फिर वो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है वो फीमेल के बॉडी में, मदर के बॉडी में ही दिया जाता है, ये सारा चीज फीमेल्स बॉडी में हो रहा है। तो एक पार्टिकुलर साथ में उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो जो मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, जो दूध का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से होता है? वो जो कैल्शियम आता है फीमेल्स के बोन से, वो कैल्शियम निकलता है जो कि बनता है दूध। तो इतना सारा डिफिकल्ट वर्क, इतना सारा एक्सपेंसिव वर्क अगर लाइफ टाइम चलेगा तो क्या फीमेल बॉडी सपोर्ट कर पाएगी? ह्यूमन बींग्स में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएगी फीमेल्स बॉडी। और इसीलिए एक पार्टिकुलर एज आने के बाद, मतलब 45 से 50 साल होने के बाद ये साइकिल बंद हो जाता है, मतलब अब रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद, अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, ताकि वो सस्टेन कर सके। अब आते हैं हम लोग फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर हम लोग ओवेरियन चेंजेज के आधार पर अगर बात करें तो 2 फेज है, एक है फॉलिकुलर फेज और दूसरा है ल्यूटियल फेज। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ यूटेराइन चेंजेज, जो यूटेरस में चेंजेज हुआ, तो उसके आधार पे भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 होगा, एक होगा मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा होगा प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरा होगा सेक्रेटरी फेज, ठीक है। अब पार्थिनोजेनेसिस, ये जो फेजेज है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये जो अभी देखें स्टूडेंट्स, ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो इसका बहुत ही ज्यादा डिटेल में कि किस तरीके से ये फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज कंडक्ट होता है, किस तरीके से ये होता है, ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। उसका आता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या होता है पार्थिनोजेनेसिस? डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है और वहां से एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे ही हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन दिस केस, इन द केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस 2 प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। पहले हम लोग नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को देखते हैं। क्या होता है? इट अकर्स रेगुलरली इन लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल्स। मतलब कुछ पार्टिकुलर एनिमल्स में कुछ मतलब रेगुलरली होते रहता है। कंप्लीट, डेट इज ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस, एक्सक्लूसिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और नो मेल, जिसमें कि मेल होता ही नहीं है। और यही एक तरीका है पार्थिनोजेनेसिस का, वो है लिजार्ड लेसर्टा स्नेक टेफ्लिना। इसमें एकदम कंपल्सरी रूप से पार्थिनोजेनेसिस ही होता है, उसमें मेल नहीं होता। और उसका होता है इनकम्प्लीट साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस, बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थिनोजेनेसिस आकर, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस दोनों रहता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है हनी बी, एफाइड्स, वास्प एंड टर्की। ये सब में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। हम लोग इसे भी डिटेल्स में देखेंगे जिस समय कि हम लोग इसका हनी बी ये सब के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आता है, अपना उसका पूरा का पूरा साइकिल देखना है, कई प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस, इट अकर्स इन लार्वा इन लिवर फ्लॉक। लिवर फ्लॉक में पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस होता है। स्टूडेंट इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, इसका पीडीएफ तुम्हें दिया जाएगा और वहां से सीख लोगे, ठीक है। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मतलब ऑफस्प्रिंग का सेक्स की अगर बात करते हैं तो क्या क्या होता है? एक होता है अर्हिनोटॉकी। अर्हिनोटॉकी में क्या होता है? ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल्स रोटीफर्स, हनी बीज एंड वास्प। मतलब यहाँ पर अर्हिनोटॉकी में नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस का टाइप है, ये सिंपली मेल का ही फॉर्मेशन होता है। और इसका एग्जांपल है रोटीफर्स, हनी बीज, वास्प। अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं, एक होता है थैलोटॉकी। थैलोटॉकी में क्या होता है? ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल्स लेसर्टा लिजार्ड। एम्फीटॉकी, इसमें क्या होता है? बोथ मेल एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल्स एफाइट्स। तो इसके आधार पे ये नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार अपने से नाम पूछ देता है एग्जाम में, इसीलिए इसको थोड़ा सा देख लेना, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं फेजेज इन लाइफ साइकिल। तो अब लाइफ साइकिल में अलग अलग प्रकार का फेजेज होता है। फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ अप टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, इसे हम लोग जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। मतलब रिप्रोडक्टिव से, जैसे बच्चे का जन्म हुआ उस समय से लेकर जब तक वो सेक्सुअल मैच्योरिटी ना हो जाए, तो उस तरीके के फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज हम लोग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आगे है रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी फेज। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसेस, ये हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, जरूरी नहीं। उसका बाद है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज में क्या होता है, इट बिगिंस एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन द डिजेनरेशन सेट्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है तो सेनेसेंस फेज आता है, जहां पर कि वो अब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब मरने की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी खत्म होने की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए देखते हो ना, जैसे कि बचपन में जैसा होता है बच्चा लोग, वैसे ही जैसे जैसे बूढ़ा होते जाता है, जैसे कि कान ऊंचा हो जाना, आंख की दृष्टि मतलब साइट कम हो जाना, तो ये सब आता है सेनेसेंस के कैटेगरी में। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन एजिंग एंड सेनेसेंस। एजिंग और सेनेसेंस में क्या डिफरेंस है अपने को ये देखना। एजिंग क्या होता है, ग्रेजुअल एंड स्पॉन्टेनियस चेंज resulting in the maturation through childhood and adolescence and then decline through middle and late age, this is the known as aging। मतलब क्या है, ग्रेजुअल या स्पॉन्टेनियस जो चेंज होता है, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, फिर मैच्योरेशन हुआ, ठीक है। मैच्योरेशन कैसे होगा, पहले चिल्ड्रन चाइल्डहुड आया, जन्म हुआ, चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, उसके बाद एडल्ट हुआ, एडोलेसेंस के बाद एडल्ट, एडल्ट के बाद बूढ़ा होता है, और जब खत्म होता है उसे ही हम लोग एजिंग कहते हैं। जबकि सेनेसेंस में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द कैपेसिटी फॉर सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग इज लॉस्ट ओवर टाइम। जब ग्रोथ का, डिवीजन का, ये सब का जब कैपेसिटी खत्म हो जाता है तो उसे ही हम लोग सेनेसेंस कहते हैं। ठीक है डॉक्टर्स, तो यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक में जो डिस्कस किए हैं, या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हैव यू एनी क्वेरीज स्टूडेंट्स? इफ हैव यू एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, मतलब कल जो होगा, ऐसे हो सकता है न्यू टाइम पे करेंगे कल का क्लास, तो वहां पर हम लोग मेल मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे इन डिटेल, 3D मॉडल का, और बहुत ही सुंदर सुंदर रियल सर्जरी दिखलाएंगे, जो कि जब तुम लोग जब डॉक्टर बन जाओगे तो उसके बाद जो सर्जरी तुम लोग को परफॉर्म करना है, वैसा वाला ओरिजिनल सर्जरी दिखलाएंगे, जो कि हॉस्पिटल वगैरह में होता है। तो कई सारा सर्जरी के द्वारा हम लोग का बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो 3D मॉडल्स है, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग जो देखेंगे वो 3D मॉडल के फॉर्म में हम लोग को देखना है। जैसे कि तुम लोगों को कुछ चीज़ें हम दिखलाए थे तुम्हें अभी भी कुछ देर पहले। फॉर एग्जाम्पल ये तुम लोग को दिखलाए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको 3D मॉडल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 3D मॉडल कहते हैं। और इस तरीके से पूरा फंक्शनलिटी, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, किस तरीके से ये काम करता है। और ये तो एक पोर्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अलग अलग पोर्शंस का क्या नाम है, कैसे ये काम करता है, और वो सारा चीज को फ्रंट व्यू। 3D मॉडल इसलिए होता है कि एक्चुअली 2D मॉडल में, मतलब जो 2D डायग्राम होता है उसमें अपने को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है, कैसा है। फॉर एग्जाम्पल्स अभी जो हम लोग वेजिना यूट्रस का फोटो देखे थे, तो यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम भी जब शुरू में थे 9-10 में पढ़ते थे समझते थे सीधा होता है, फोटो देखते थे, अब जाके पता चला वो सीधा नहीं, कुछ इस प्रकार से झुका हुआ रहता है। तो ऐसे ही मतलब जब हम लोग 3D व्यू देखेंगे तभी हमें क्लियर हो पाएगा कि फ्रंटल व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू। जैसे कि ये देख रहे हो, ये बैक व्यू है, अगर हम लोग इसे फ्रंट से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर हम लोग इसे ऊपर झुकाते हैं, इसे जूम आउट, जूम इन, जैसे भी हो, मतलब A to Z क्रिस्टल क्लियर। जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो क्रिस्टल क्लियर अपने समझ में आना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू बिकम द डॉक्टर। हमें फ्यूचर डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर बनना है। और इसीलिए जब तक कि बारीकी से एक एक पहलू को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ नीट का एग्जाम पास कर जाने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता। मेरा सिंपल कहना है, सिंपली नेट का एग्जाम पास कर जाओगे तो डॉक्टर नहीं बनोगे। कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि अच्छा डॉक्टर बनना है, बेस्ट सर्जन बनना है, जो कि पूरा दुनिया में पॉपुलर हो, और बेस्ट और अच्छे से अच्छे
डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सर्जरी को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो डॉक्टर्स हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। ओके बाय। और हाँ, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेना, इसका पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके अच्छे से रख लेना, प्रैक्टिस करते रहना, और थोड़ा सा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मतलब चैप्टर नंबर 3 को स्टडी कर लेना। ओके बाय।